हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ए के पांडे। आज मैं आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 लाया हूँ। देखिए, बेसिकली ये जो चैप्टर है नीट एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास 11th का ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और हम लोग आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिकली अगर हम रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन की बात करें तो रियल लाइफ में जो भी पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अगर लाइटनिंग है, लाइटनिंग की अगर बात करें तो लाइटनिंग में नॉर्मल कंडीशन में अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में जो रिएक्शन नहीं हो पाता, जो लाइटनिंग है उस लाइटनिंग में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होने की वजह से वहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं। तो उसका रिएक्शन होने की वजह से जो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है ये भी एक थर्मोडायनेमिक्स के ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है। या फिर आप गर्म चाय को आप लेते हो तो गर्म चाय समय के अनुसार धीरे धीरे अपने आप वो ठंडा होते चला जाता है, वो भी थर्मोडायनेमिक्स के ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है। या फिर बहुत सारे रियल लाइफ में एग्जांपल्स है थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन पे। जैसे आप रॉकेट को लॉन्च करते हो, अगर आप रॉकेट को लॉन्च करते हो तो ऐसा नहीं कि आपने फ्यूल डाला और देखा कि ये कितना दूर गया, फिर वो बीच में गिर गया, फिर आपने सोचा कि और भी उसमें तेल डाल दो और भी ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है। बेसिकली आपको वहाँ पे देखना पड़ता है कि वो भी थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल्स पे ही वर्क करता है। वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो फ्यूल्स है और जो गैस वहाँ से जब वो रॉकेट ऊपर जाएगा तो जो गैस वहाँ से निकलेगा उसका रेट क्या है। फिर देखेंगे कि वो किस रेट से कितना वो वेट लिफ्ट करेगा, कितना अपथ्रस्ट लगाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है। तो कितना फ्यूल्स का रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आप तभी कर सकते हो जब आपके पास थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो ये तो रियल लाइफ का एप्लीकेशन था स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग मेरे काम का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है कि एग्जामिनेशंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मेरा फोकस नीट एंड जेई एंड क्लास 11th के जो बच्चे हैं, नीट जेई या फिर कोई ड्रॉपर है तो उसके लिए भी यूजफुल है। नीट एंड जेई पे ही फोकस रहेगा हमारा, एंड जो भी काम का रहेगा उसी को पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, और जो फालतू का कुछ भी रहेगा उसे टच भी नहीं करेंगे। जितना नीट एंड जेई के सिलेबस में इस चैप्टर में पढ़ना है वो सारा चीज आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? अगर अपन थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है क्या? थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ, अगर आप कहीं भी हीट फ्लो कर रहा है, इस थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट। दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। बट ये तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात जानना पड़ेगा। सबसे पहले जानेंगे कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। अगर अपन सिस्टम की बात करें, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? अगर हम
यहाँ पे देखें तो जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में सिस्टम किसको बोलेंगे, सराउंडिंग किसको बोलेंगे, तो जिसको आप अंडर स्टडी रखते हो इस चैप्टर में, जिस चीज पे आप स्टडी करेंगे, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। एंड उसके अलावा जो भी होगा वो सराउंडिंग होगा। तो बेसिकली सिस्टम क्या है, सिस्टम का अगर आप देखेंगे तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is selected for thermodynamic स्टडी, तो उसको बोलेंगे सिस्टम। एंड बेसिकली अगर सराउंडिंग की बात करें, व्हाट इज सराउंडिंग, तो देखिए सराउंडिंग क्या होता है, जो भी आपका सिस्टम है उस सिस्टम के अलावा जो भी है, दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग। मीन्स पार्ट ऑफ यूनिवर्स other than system, part of universe other than system is known as surrounding। बेसिकली अगर सिस्टम की बात करें तो व्हाट इज सिस्टम क्या है, एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कमरा है, इस कमरे की अगर बात करें तो इस ये जो भी है, जो भी चीज अंडर स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। अगर हम स्टडी के लिए इस कमरे को सिलेक्ट किया है तो इस कमरे का स्टडी के लिए, चलिए इसका टेम्परेचर अगर T है और वॉल्यूम V है और प्रेशर P है, मोल्स N है, दिस इज कॉल्ड, आप इस पे स्टडी कर रहे हैं, इसको आप कंसिडर कर रहे हो अंडर स्टडी। मीन्स दिस इज कॉल्ड, ये आपका क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। एंड इसके अलावा जो भी बच गया, इसके अलावा वो सारा का सारा क्या, सराउंडिंग। जैसे अगर एक क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो सभी स्टूडेंट का फोकस टीचर पे रहता है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, तो टीचर आपके लिए क्या है, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। आप उसको अंडर स्टडी रखे हो। एंड उसके अलावा जो भी आपके आसपास, उसके अलावा, दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग। और ये सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों किसका पार्ट है, यूनिवर्स का। क्या कि सिस्टम एंड सराउंडिंग जो एक यूनिवर्स का ही पार्ट है, जिसको भी आप अंडर स्टडी रख रहे थे वो हमारा सिस्टम था, एंड उसके अलावा जो भी था वो सराउंडिंग था। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो जो हम केमिस्ट्री में देखेंगे, यूनिवर्स की बात करेंगे तो जो हमारा यूनिवर्स में आएगा वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को ही क्या बोलेंगे, यो यूनिवर्स है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। तो अभी तक हमने देखा कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। चलिए नेक्स्ट जो अब स्टडी करेंगे, बेसिकली देखेंगे क्या कि हमने देखा सिस्टम एंड सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स। अब नेक्स्ट देखेंगे कुछ सिस्टम किस किस तरह के होते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम। तो टाइप ऑफ सिस्टम में जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, टाइप ऑफ सिस्टम, तो टाइप ऑफ सिस्टम में फर्स्ट कैटेगरी ओपन सिस्टम, सेकेंड क्लोज सिस्टम,
क्लोज सिस्टम एंड थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो वन बाई वन करके अपन लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ सिस्टम में ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है एंड आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। सिस्टम और भी है लेकिन उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज ओपन सिस्टम क्या है उस पर चर्चा करते हैं, क्लोज सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। तो चलिए, ओपन सिस्टम, व्हाट इज ओपन सिस्टम। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कप ऑफ टी है, एक टी का कप आपने ले रखा है, इसमें गर्म चाय है, ये टी कप है। और इस टी कप को, अगर ये टी कप ओपन है, मीन्स क्या हो जाएगा, इससे जो मैटर होगा कुछ समय बाद आप देखेंगे क्या, ये चाय अपने आप ठंडा हो जाएगी। तो मैटर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। और जो गर्म चाय था अब वो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, टेम्परेचर यहां का डाउन हो गया। इस ओपन सिस्टम में क्या होता है, अगर आप ओपन सिस्टम की बात करते हो तो ऐसा सिस्टम जिसमें क्या, मैटर एज वेल एज टेम्परेचर, मीन्स मैटर एज वेल एज हीट की अगर बात करें तो दोनों का ट्रांसफर होता है। दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। मीन्स अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, सिस्टम in which transfer of matter as well as transfer of heat takes place. This is called open system. तो हमने चर्चा कर रखा था कि ओपन सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट जो होगा हमारा, व्हाट इज क्लोज्ड सिस्टम, व्हाट इज क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम की अगर बात करें तो आपने क्या रखा था, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रखा था कि गर्म चाय है आपके पास। अब उस जो कप ऑफ टी था, जो आपके पास एक कप ऑफ टी है, उस कप ऑफ टी को आप क्या करें, लीड से उसको कवर्ड कर दें। मीन्स ये कप ऑफ टी है आपके पास, इस कप ऑफ टी को आपने, ये टी कप है, इस टी कप को आपने क्या किया, जब आप उसको लीड से कवर्ड कर दिया तो अब क्या होगा बेसिकली इसमें, जब आपने टी कप को, हॉट टी कप को जब आप लेड से कवर्ड कर दिया, जब आपने ऊपर लीड से जब आपने उसको लीड से कवर्ड कर दिया, तो यहां पे मैटर का तो ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन हीट का ट्रांसफर होगा। मीन्स सिस्टम इन विच, अगर क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम क्या हो जाएगा,
system which cannot transfer matter but transfer of heat occurs. तो ये हमारा क्लोज सिस्टम हो जाएगा. मीन्स मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि किसका ट्रांसफर होगा? अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है और मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सिस्टम. कैसा है हमारा? क्लोज सिस्टम. तो आपने क्या कर रखा है? टी कप इज कवर्ड with lid. Teacup is covered with lid. इसका मतलब है no transfer of matter. मीन्स मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा. नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट व्हाट इज, हमने देख रखा ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है. नेक्स्ट जो आएगा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है. तो व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? तो सिस्टम में अगर ऐसा कर दिया जाए, ये जो आपका हॉट टी था, इस हॉट टी को एडियाबेटिक वॉल से कवर्ड कर दिया जाए. जैसे मान लीजिए आपके पास हॉट टी था, वो कप में रखा हुआ था. अब उस टी को क्या करिए, आप उसको जाके थर्मस में रख दीजिए. देखिए ऐसा कोई थर्मस नहीं है जो कि 100% क्या हो, वो जितना गर्म रहेगा उतना ही गर्म रखेगा. ऐसा नहीं होता है. गर्म डेफिनेटली रखता है, लेकिन जितना वो पहले गर्म था थोड़ा बहुत उससे कम रहता है. ऐसा तो हम उसको मान के चलेंगे. ऐसे मान लीजिए अपन कंसिडर कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम की. अगर बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम में देखेंगे कि हमारे पास एक बेसिकली क्या होगा, एडियाबेटिक वॉल्स लेंगे. तो अगर आप इसको, अगर आप इस टी को आप, ये हमारे पास थर्मस है और अपन इसको कुछ ऐसा करके, ये जो हमारा वॉल्स है, ये वॉल्स एडियाबेटिक है. यहां पे क्या है, हॉट टी. जब इस हॉट टी को आपने किस में रख दिया, आइसोलेटेड सिस्टम की अगर बात करें तो ये क्या है, ये जो वॉल्स है ये 100% अपन कंसिडर करके चल रहे हैं कि 100% एडियाबेटिक है. ये 100% एडियाबेटिक है. 100% एडियाबेटिक है, इसका मतलब नो ट्रांसफर ऑफ हीट. मीन्स इस एडियाबेटिक वॉल से हीट का तो ट्रांसफर नहीं होगा और मैटर का भी ट्रांसफर नहीं होगा. तो अब क्या हो गया, जो ये हॉट टी है ये हमारा गर्म ही रहेगा. मीन्स नो मैटर
नो मैटर ट्रांसफर एंड क्या, नो हीट ट्रांसफर। ना तो मैटर का ट्रांसफर होगा ना तो हीट का ट्रांसफर होगा, देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम which cannot transfer, system which cannot transfer heat as well as matter, मीन्स ना तो हीट का ट्रांसफर होगा ना तो मैटर का ट्रांसफर होगा। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो टाइप ऑफ सिस्टम अपन लोग देख रहे थे, तो टाइप ऑफ सिस्टम में देखा ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है एंड आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। अब सिस्टम पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में दो तरह का सिस्टम, जो भी सिस्टम हमने पढ़ा है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में जो फर्स्ट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बेसिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो डिपेंड्स अपॉन which depends upon quantity of materials। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स पे जो डिपेंड करेगा दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपका मास डिपेंड करेगा कि कितना क्वांटिटी है, कोई भी मटेरियल है उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो मास भी आपका क्या एग्जांपल हो जाएगा, वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो जाएगा। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम हीट की बात करें, हीट कैसा है, हीट भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो होगा हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पे तो डिपेंड किया, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कितना वॉल्यूम है, कितना मास है इसका, आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो। मीन्स मास को आप पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, वॉल्यूम को भी आप। अगर हीट की बात करें तो कोई एक, अगर हीट की बात करें एंड दिस इज हीट इज ऑल्सो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक छोटा सा बॉडी और एक बहुत बड़ा सा बॉडी को अगर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वो भी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर इंटेंसिव की बात करें,
व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? तो जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स पे नहीं डिपेंड करेगा। मीन्स बोले तो आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर सकते हो। ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर डेंसिटी, ये सभी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर रियल लाइफ में बात करें, अब कोई इंसान है, मोटा भी हो सकता है, दुबला, हट्टा कट्टा, लंबा, उस इंसान में नीचता भरा हुआ है। मीन्स ये नीचता क्या है? दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप इसको देख के नहीं पता कर सकते हो कि कौन सा इंसान में कितना नीचता भरा हुआ है। मीन्स रियल लाइफ में अगर बात करें तो नीचता क्या हो गया आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये नीचता आप देख के नहीं बता सकते कि वो इंसान मोटा है या दुबला पतला है तो उतना नीचता, ऐसा नहीं है। मीन्स दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या फिर आप डेंसिटी की चर्चा करें, डेंसिटी इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप एक ग्लास वाटर लीजिए या फिर एक समुद्र में चले जाइए, पूरा समुद्र का पानी ले आइए, तो चाहे एक ग्लास वाटर हो, चाहे पूरा समुद्र का पानी हो, अगर आप उस पानी पे ऑयल का ड्रॉप आप उस पे तेल डालते हो तो क्या होता है? फ्लोट करता है उस पे। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने एक ग्लास वाटर लिया तो उसका डेंसिटी अलग हो, नहीं। एक ग्लास वाटर में भी क्या हो रहा है? आपका ऑयल क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है उस पे। और आप पूरे समुद्र के पानी में भी जा करके ऑयल का ड्रॉप आपने वहां पे ड्रॉप किया, वहां भी वो फ्लोट करने लगा। मीन्स डेंसिटी क्या है? डेंसिटी सेम है, चाहे वो बॉडी, चाहे हमने एक ग्लास वाटर लिया था या फिर समुद्र का पानी, दोनों में फ्लोट कर रहा है ऑयल। इसका मतलब डेंसिटी कैसा प्रॉपर्टी हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो विच आर independent from quantity of which are independent from quantity of materials। जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल से इंडिपेंडेंट हो, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल की बात करें केमिस्ट्री में तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है आपका? अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो आप कितना भी वाटर लो, बॉइलिंग पॉइंट तो उस पर तो नहीं डिपेंड कर रहा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, डेंसिटी भी क्या है हमारा? ये भी डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, concentration etc. Concentration is also a intensive property। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चलिए फिर से देखते हैं एक बार और अच्छे से क्लैरिटी होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो देखिए, अगर आप एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया हमने, इस कंटेनर में वाटर को फिल कर दिया, अब इस कंटेनर को, चलिए इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो T1 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम V1 है, जो हमारा मास है
वो m1 है। m1 क्या है हमारा? मास है। टेम्परेचर T1, वॉल्यूम V1, मास m1। मोल्स की बात करें, n क्या हो गया हमारा? मोल्स है। फिर इस कंटेनर का डेंसिटी की बात करें, D1 N1 मोल हो गया, T1 डेंसिटी हो गया। कंसंट्रेशन C। अगर आप इस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, इस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, इसका ये सिस्टम 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। अब क्या होगा? बेसिकली हमको पता करना है कि कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो बताएंगे जो पार्ट 2 है टेम्परेचर चेंज करेगा या नहीं करेगा। अगर एक ये पूरा जो कंटेनर था उसमें वाटर है, अगर आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो क्या टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। ये T1 का T1 डिग्री ही सेल्सियस रहेगा। इसका मतलब T1 1 में भी था, 2 में भी क्या रह गया? T1। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V1 था, जब आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये V1/2 हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये भी V1/2 हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा? मास भी आधा हो जाएगा। M1/2 आपका मास भी क्या हो जाएगा? M1/2। नंबर ऑफ मोल्स बताएंगे क्या होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? बेसिकली आपने देख रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो अगर आप इसको हाफ करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। N/2 नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2। अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कैसा प्रॉपर्टी है, देख के बताएंगे जरा। डेंसिटी कैसा प्रॉपर्टी है? क्या डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 होगा? सोच के बताएंगे। अब कोई कह रहा है डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा डेंसिटी। नहीं। अगर आप डेंसिटी की बात करते हो, आप सिंपल आप एक ग्लास वाटर ले लिए या फिर आप एक बड़ा सा कंटेनर में पानी भर लिए, आप दोनों पे ऑयल को ड्रॉप करिए। वहां ऑयल क्या करेगा? उस पर फ्लोट करेगा वाटर। तो क्या डेंसिटी चेंज हुआ क्या? नहीं। उस बड़ा सा कंटेनर में भी क्या कर रहा है? जो आपने तेल डाला है वो फ्लोट कर रहा है, ऑयल ड्रॉप फ्लोट कर रहा है, उस पर ऊपर है। मीन्स डेंसिटी नहीं चेंज होगा। D1/2 नहीं कर सकते। मीन्स डेंसिटी क्या हो जाएगा? D1 ही रहेगा। अगर कंसंट्रेशन की बात करें कि जब इस कंटेनर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो कंसंट्रेशन क्या होगा? बताएंगे कंसंट्रेशन क्या होगा?
देखिए बेसिकली कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन हम C1 कंसिडर कर चुके हैं तो कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं करेगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर कंसंट्रेशन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो आपने इस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, इस बड़ा सा कंटेनर को, तो पार्टिकल्स भी क्या हो गया, आधा हो गया, तो मोल्स तो आधा हो गया। वॉल्यूम भी क्या हो गया, V1/2 वॉल्यूम भी आधा हो गया। इसका मतलब कंसंट्रेशन भी क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन C1 है तो कंसंट्रेशन भी आधा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कंसंट्रेशन क्या है, N/V का रेशियो है। ऐसा नहीं कि आपने मोल्स को आधा कर दिया, मोल्स आधा हो गया, वॉल्यूम आधा हो गया तो कंसंट्रेशन भी आधा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। अगर आप एक ग्लास में, एक छोटा सा ग्लास में चीनी को आपने डिजोल्व किया, या फिर आप बड़ा सा कंटेनर में चीनी को डिजोल्व करिए, आप वहां से 100 ml वाटर, जो भी आप चीनी उसमें डिजोल्व किए हैं, उसको निकालिए और उसका कंसंट्रेशन आप फाइंड आउट करिए। तो एक 100 ml का जो कंसंट्रेशन होगा, ओवरऑल आप क्या देखेंगे, ओवरऑल का कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहे, मीन्स देखा जाए तो कंसंट्रेशन हमारा क्या है, N/V का रेशियो है ना, नंबर ऑफ मोल्स। तो कंसंट्रेशन C1 है, तो मेरा सवाल यही था कि क्या कंसंट्रेशन इस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या कंसंट्रेशन भी डिवाइडेड बाय 2 होगा, बताइए जरा। नहीं, अब कोई कह रहा है ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ऐसा क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो आपने हाफ कर रखा है, नंबर ऑफ मोल्स बिल्कुल हाफ होगा, क्योंकि अगर ये बड़ा सा कंटेनर आपने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो पार्टिकल्स भी क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। वॉल्यूम, अगर आपने एक बड़ा सा कंटेनर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन भी हाफ होना चाहिए, नहीं, बेसिकली कंसंट्रेशन क्या है, रेशियो है, N/V का रेशियो है। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, अगर मान लीजिए एक बड़ा सा कंटेनर था आपके पास, इस कंटेनर, एक बड़ा सा कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स 4 मोल लिया हमने, वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर का वॉल्यूम है, दिस इज इक्वल टू क्या, 2m। कोई क्या करेगा, अब जब हमने डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 2, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स भी आधा हुआ, वॉल्यूम भी आधा हुआ, तो अगर आप इसका रेशियो देखेंगे तो क्या आ रहा है, 2:1, 2:1 आ रहा है। मीन्स नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम तो डेफिनेटली हाफ होगा, लेकिन कंसंट्रेशन क्या C1/2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, अभी जस्ट लॉजिक दिया हमने, तो यहां पे C1/2 नहीं होगा, क्या लिखेंगे, सिर्फ C1 लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगा। तो आप बताएंगे, एक एक करके बताएंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी है। जेईई मेंस भी सवाल पूछा है इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मार्क कर देते हैं, टेम्परेचर कैसा है, क्या टेम्परेचर चेंज किया, क्या दो पार्ट में डिवाइड करने से नहीं किया, तो टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस था, यहां भी टेम्परेचर क्या है, T1 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम V1 ले रखा था हमने, अब क्या हो गया, वॉल्यूम हाफ हो गया, तो वॉल्यूम कैसा हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा इसको स्टार मार्क कर देते हैं। मास भी क्या हो गया, हाफ हो गया, जब आपने हाफ किया तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो गया, हाफ हो गया। डेंसिटी कैसा है, डेंसिटी भी कैसा है,
इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं किया, तो कंसंट्रेशन भी कैसा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आई थिंक ओवरऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, विच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, which is intensive property? Option A, temperature. Option B, viscosity, viscosity. Option C, density, and option D, all. सवाल पूछा है विच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आप टेम्परेचर की बात करते हो तो टेम्परेचर कैसा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है, कैसा है? क्या टेम्परेचर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स पे डिपेंड कर रहा है? अगर इस रूम टेम्परेचर का, अगर इस रूम की बात करें तो रूम टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप पार्टीशन कर दिए तो ऐसा तो नहीं है कि चेंज हो गया। मीन्स टेम्परेचर हमने देख रखा है, क्या टेम्परेचर भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी क्या होता है? तो विस्कोसिटी की अगर बात करें, विस्कोसिटी बोले तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड सरफेस, फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड सरफेस, ये क्या है, विस्कोसिटी है। अगर आप चाशनी लेते हो, चाशनी को देखते हो, क्या है, विस्कस, विस्कोसिटी की अगर बात करें, और एक नॉर्मल सा शरबत आपने चीनी का लिया और चाशनी है, इस विस्कोसिटी क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड सरफेस। आप चाशनी को देखोगे तो क्या होगा, उस लिक्विड सरफेस में जो फ्रिक्शन होगा और एक नॉर्मल सा चीनी और पानी को आप घोल दिए तो दोनों में क्या है, डिफरेंट है स्लाइटली, वो क्या है, विस्कस है। विस्कस कौन है? अगर आप चाशनी को लिए, मीन्स विस्कोसिटी अगर सिंपल वर्ड में बोले तो फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड सरफेस, या फिर प्लाज्मा भी क्या है आपका, विस्कोसिटी, विस्कस। तो क्या विस्कोसिटी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। आप जो चाशनी बनाए हो, थोड़ा सा निकाल लो, उसका विस्कोसिटी देखो, या फिर पूरा कंटेनर को देखो, बात तो सेम ही। मीन्स विस्कोसिटी भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी भी क्या है, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मीन्स अगर हम आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आंसर डी, आंसर डी इज करेक्ट। तो ये हो गया विच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखेंगे एक और कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, उसको और सिंपल बना देते हैं आपके लिए। प्रॉपर्टी ऑफ property of intensive, property of intensive। अगर
दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दो एक्सटेंसिव है, दो एक्सटेंसिव का अगर आप रेशियो लेते हो तो ऑलवेज गिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर आप कंसंट्रेशन की चर्चा करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन दोनों का रेशियो क्या आ गया? इंटेंसिव आ गया। तो इंटेंसिव या फिर डेंसिटी की चर्चा करते हैं, मास बाय वॉल्यूम। मास क्या है? अगर आप बड़ा सा मास है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? इंटेंसिव आ रहा है। मीन्स रेशियो ऑफ टू रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव property ratio of two extensive property always gives दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो always gives intensive property always gives intensive property। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल 1 में कंसंट्रेशन को लेते हैं। कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कंसंट्रेशन होता है। तो आपको पता है मोल्स क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मोल्स और वॉल्यूम का अगर आपने रेशियो ले रखा है तो दोनों एक अगर एक्सटेंसिव है तो टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज क्या देगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कंसंट्रेशन हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये। अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल लेते हो डेंसिटी कि डेंसिटी कौन सा प्रॉपर्टी है, तो डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको डेंसिटी कहा है। तो अभी जस्ट हमने देख रखा है कि मास भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दोनों का रेशियो क्या आएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दोनों का रेशियो क्या देगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज क्या देता है? एक्सटेंसिव नहीं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या देता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नॉट एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है। आपको प्रूफ कर दिया हमने। तो चलिए नेक्स्ट जो होगा, अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ
फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। देखिए, अगर कोई भी वेरिएबल्स जिसके बारे में आप एज्यूम करिए, ये जहां पे हम आपको पढ़ा रहे हैं उसके आसपास प्रचंड गर्मी पड़ रही है, और क्या करिए, आप दरवाजे को खोलिए। दरवाजा खोलोगे तो हवा क्या आएगा, अंदर आएगा। अब उससे क्या होगा, रूम का प्रेशर चेंज होगा। तो जब रूम का प्रेशर चेंज होगा, यानी कि ऐसा कोई भी एक वेरिएबल्स उस पर डिपेंड कर रहा है, कोई भी एक ऐसा वेरिएबल्स, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शन में हमको जो पढ़ना है, दो तरह का फंक्शन पढ़ना है। पहला है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होगा, which depends upon path followed by the system it does not depends upon final and initial position। मीन्स पाथ फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, आप कौन सा पाथ को फॉलो कर रहे हो, कौन सा पाथ पे वो डिपेंड करेगा। ओनली सिर्फ पाथ पे ही डिपेंड करना चाहिए, जो भी आप सिस्टम लिए हो, जिसका भी आप अंडर स्टडी में रखे हो, जिसका भी आप स्टडी कर रहे हो, उस सिस्टम का कौन सा पाथ को फॉलो कर रहा है, सिर्फ उस पे ही डिपेंड करना चाहिए, ना कि उसका फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वर्क डन क्या है, हमारा पाथ फंक्शन है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर वर्क डन की चर्चा करें तो कौन सा पाथ को आप फॉलो कर रहे हो। अगर मान लीजिए एक कुएं से पानी निकालना है, तो कोई क्या करेगा, रस्सी लेगा, रस्सी को नीचे डालेगा और उससे पानी निकालेगा, और कोई और क्या करेगा, कोई 1 बाई 1 उसको ट्रांसफर करेगा। बाल्टी को 1 बाई 1 ट्रांसफर किया, कोई रस्सी से कुएं से पानी निकाल लिया। तो वर्क डन क्या कर रहा है, मीन्स वो पाथ पे तो डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सा पाथ को फॉलो किया। मीन्स दिस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन। तो वर्क डन वहां क्या हो जाएगा, वर्क डन भी क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा। अगर हीट की बात करें, हीट क्या होगा, क्या हीट पाथ फंक्शन होगा। जैसे अगर अपन लेते हैं, एक हमारा सिस्टम है और इसका T1 डिग्री सेल्सियस है, और वो इस पाथ को फॉलो करते हुए बी के पास गया तो T2 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसा हम कतई नहीं बोल रहे कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मीन्स A टू B जाने पे T1 टेम्परेचर था, T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। अगर मान लीजिए अब एक बड़ा सा कोई कंटेनर ले लीजिए और उसको हीट करिए। दो इंसान है,
एक क्या करेगा, एक काफी दूरी पे उस कंटेनर को नीचे से हीट करेगा। नीचे से वो हीट कर रहा है तो डेफिनेटली हीट तो होगा। और एक क्या कर रहा है, उस कंटेनर को जहां पे आग लगाए हो उसके पास ले गया। मीन्स अब टेम्परेचर की अगर बात करें, हीट जो आप हीट दे रहे हो, जहां से आप हीट दे रहे हो उसके और पास ले गए। तो जो पास में जाके हीट कर रहा है कहीं ना कहीं उसका टेम्परेचर तो ज्यादा होगा। और एक इंसान वो भी था जो थोड़ा दूर में लेकर के हीट कर रहा था। मीन्स वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा पाथ को फॉलो किया, तो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स ऐसा फंक्शन जो किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा पाथ को फॉलो किया। तो हमने ए से बी जाने में T1 डिग्री सेल्सियस था, T2 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारा हीट भी कैसा है, पाथ फंक्शन। हीट भी कैसा होगा, पाथ फंक्शन। तो वर्क डन भी क्या है, पाथ फंक्शन। ये भी पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क डन ये नहीं डिपेंड करता कि आपका इनिशियल पोजीशन क्या था, फाइनल पोजीशन क्या था। ऐसा होता है नहीं। अगर ऐसा होता तो आप फिजिक्स में भी पढ़े होगे, वर्क डन। आप जहां से चलना स्टार्ट किए फिर आप वहीं पहुंच गए, पोजीशन चेंज हुआ, वर्क डन क्या चेंज हुआ। मीन्स आपने कौन सा पाथ फॉलो किया, डेफिनेटली उस पर तो डिपेंड कर रहा है वर्क। अगर आप कुएं से पानी निकाले, कोई बाल्टी रहेगा उस रस्सी के थ्रू निकालेगा, कोई क्या करेगा, कोई 1 बाई 1 आदमी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर करके निकालेगा। इस वर्क डन भी क्या हो गया हमारा, पाथ फंक्शन। और हीट भी क्या हो गया, पाथ फंक्शन। दूसरा जो है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होगा, बेसिकली अगर आप स्टेट फंक्शन की बात करते हो तो उस किस पे डिपेंड करेगा, विच डिपेंड्स अपॉन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। जो सिर्फ फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा, दिस इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। प्रेशर की अगर बात करें, प्रेशर कैसा होगा, पाथ फंक्शन होगा या स्टेट फंक्शन होगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो आप अपने मान लीजिए जहां पढ़ा रहे हैं आपको, उसके आसपास काफी तेज हवा चल रही है। अगर हम खिड़की दरवाजे को खोल देते हैं तो बाहर से क्या होगा, अंदर हवा आएगी। अब उससे क्या हो जाएगा, हमारा रूम का प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। मीन्स वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल फाइनल स्टेट पे। मीन्स अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी क्या हो गया हमारा, स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कैसा होगा, यह भी एक स्टेट फंक्शन होगा। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। आगे डिस्कस करेंगे एक इंथैल्पी। इंथैल्पी भी क्या होगा, यह भी स्टेट फंक्शन होगा। अब देखिए एक एक करके 3 केसेस देखेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3 में। आप बताएंगे कि कौन सा ये स्टेट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन होगा। देखिए बेसिकली स्टेट फंक्शन में क्या हुआ, अगर हम ए ले के रखा है हमने, ये है कोई सिस्टम,
और स्टेट फंक्शन कब होगा, जो किस पे डिपेंड करेगा, फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे। ए है तो क्या रह जाएगा, ए मीन्स स्टेट, उसका स्टेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप पाथ कैसे भी फॉलो करो, किधर से भी जाओ, पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। दिस इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। तो अगर हम ए से बी जा रहे हैं, अगर इसका टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर अगर P1 है तो इस ए का प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। हमने टाइप ऑफ फंक्शन देखा और देखते हैं इसमें स्टेट फंक्शन में। स्टेट फंक्शन में बेसिकली क्या देखा, जो फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कर रहा था, ना कि आपने पाथ कैसे फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। जैसे स्टेट ए है और वो स्टेट ए ही रहेगा, ए के पास गया, इस पाथ को फॉलो करके, इसका टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस है। प्रेशर अगर इसका P1 है तो प्रेशर इसका भी क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। वॉल्यूम इसका क्या है, V1 है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब एक एक करके आपको बताना है कि कौन सा स्टेट फंक्शन होगा, कौन सा पाथ फंक्शन होगा, एक एक करके देखते हैं। केस 1, अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, ये ए है, ये बी है, T डैश टेम्परेचर है, T डबल डैश टेम्परेचर है, और ये फंक्शन है। तो आप बताएंगे बेसिकली केस 1 में क्या हो रहा है, ये कौन सा स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। तो देखिए फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टेम्परेचर, आप कहां से कहां जा रहे हो, ए से बी के पास, तो लिमिट क्या लोगे, ए टू बी dt dt। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे मीन्स क्या हो जाएगा, एक बेसिक सा इंटीग्रेशन है, जिनको इंटीग्रेशन आ रहा है वो इंटीग्रेट करेंगे, जिनको नहीं आ रहा है वो फाइनली रिजल्ट देखेंगे। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन dt, ए टू बी लिमिट है, तो क्या हो जाएगा, टी ए से बी का जब आप लिमिट लोगे तो टी बी माइनस टी ए, बोले तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये केस 1 आया हमारा। अगर केस 2 की बात करें, केस नंबर 2, केस 2 में देखेंगे, केस 2 में अगर ए से बी गया, ए से बी, और इस पाथ को फॉलो किया, ये सी हो गया, ये पाथ 1 हो गया और ये पाथ 2 है, पाथ 2 है। केस 2 में कोई क्या करेगा, ए से बी जाएगा, तो आप पाथ 1 को देखोगे, पाथ 1 को देखोगे
ये भी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, देखते हैं। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन मीन्स जो फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा। वो डिपेंड नहीं करने वाला है कि आपने कौन सा पाथ को फॉलो किया, वो सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। दिस इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। रेदर देन आप कोई भी पाथ चूज करो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ए से बी, पाथ नंबर 1 ए से बी जा रहा है, मीन्स क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, ये आ रहा है। जब पाथ नंबर 2 को एज्यूम किया तो क्या हो जाएगा, पाथ नंबर 2 से क्या हो जाएगा, एक ए से बी जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ए से सी जाएगा, मीन्स सी माइनस ए, प्लस सी से बी जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी माइनस सी, सी और सी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आ रहा है, बी माइनस ए आ रहा है। तो पाथ आपने एक इधर से फॉलो कर रखा है या आप इधर से जा रहे हो, डिपेंड ही नहीं कर रहा कि कौन सा पाथ फॉलो किया गया। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा स्टेट था। अगर स्टेट पाथ 1 से स्टेट बी माइनस ए आ रहा है तो पाथ 2 से भी स्टेट कौन सा आ रहा है, बी माइनस ए। मीन्स ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो यहां पे आपने कोई सा भी पाथ चूज किया हो, स्टेट सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो स्टेट फंक्शन है, स्टेट सेम आ रहा है। केस नंबर 3, केस 3 में अगर आप देखोगे, चलिए केस 3 में हमारा सिस्टम साइक्लिक फंक्शन है। साइक्लिक बोले तो जहां पे ए और बी क्या हो जाएगा, स्टेट ए और बी क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। तो आपको बता चुके हैं, आप कभी भी साइक्लिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो, साइक्लिक फंक्शन का आप कभी भी इंटीग्रेशन करते हो तो क्या हो जाता है, ऑलवेज जीरो। इंटीग्रेशन ऑफ साइक्लिक फंक्शन विल ऑलवेज बी जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है।